दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम उत्तराखंड का अगला पोर्शन देखने वाले हैं जो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो आज हम उत्तराखंड के जो प्रशासनिक चिन्ह होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और दो चार हम आज कवर कर लेंगे और दो चार अगले वीडियो में हम कवर कर जाएंगे। तो उत्तराखंड जो सरकार है उसने 1 अप्रैल सन 2001 को प्रशासनिक जो हमारे चिन्ह होते हैं तो उनका निर्धारण किया था। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि हमारा राज्य चिन्ह क्या होगा, उसके बाद हमारे जो भी चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो उत्तराखंड सरकार है, राज्य गठन जैसे हमें पता है कि राज्य गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को जब राज्य गठन हो चुका था। तो ये भारतीय गणराज्य का 27वें क्रम का था, 27वें क्रम का। और हिमालयी राज्यों में हमने देखा था कि हमारा राज्य जो है 11वें क्रम का राज्य बनाया गया था। तो इसके बाद उत्तराखंड सरकार क्या करेगी, तो उत्तराखंड सरकार 1 अप्रैल सन 2001 को राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण करती है। तो यदि आपसे पूछता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किस तिथि को किया गया, तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 अप्रैल सन 2001 को होगा। तो अब हम देखते हैं कि इन चिन्हों को मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास प्रतीक के रूप में रखी गई हैं। तो हम सबसे पहले हम राज्य चिन्ह को पढ़ेंगे। हमारा जो राज्य चिन्ह है, जो प्रशासनिक कार्यों में जो कार्य में लिया जाता है, जो राज्य चिन्ह हमारा, तो वो राज्य चिन्ह उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग पहले तो एक पुस्तक लिख लेंगे हम, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, ये जो एक पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, तो आप लिख लेंगे ये पुस्तक है जगमोहन रौतेला। ठीक है, तो जगमोहन रौतेला की एक पुस्तक है उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। तो ये वाला काफी महत्वपूर्ण है पुस्तक है, तो इसे नोट करके और आप लोग याद जरूर रखें इसे। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक जगमोहन सिंह रौतेला की है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम राज्य चिन्ह को पढ़ने जा रहे हैं। तो घोषित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय सरकार हमारी है भारतीय, तो वहाँ भी प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया है। अब ये प्रतीक चिन्ह उस क्षेत्र की संपदा यानी वन संपदा पर हो सकते हैं, वन्य जीव पर हो सकते हैं, या जो वहाँ की प्राकृतिक संपदा है उस पर आधारित हो सकते हैं। तो जो राज्य चिन्ह हमें उत्तराखंड सरकार ने घोषित किया है, राज्य चिन्ह, तो इसमें हमारे राज्य की जो भौगोलिक झलकियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। तो जो प्रशासनिक कार्यों, शासन प्रशासन के जो काम हैं उनके लिए जो राज्य चिन्ह घोषित किया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप नोट करते हुए चलेंगे, शासन प्रशासन के कार्यों हेतु स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप को दर्शाया गया है। कहने का अर्थ क्या है कि जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसमें उत्तराखंड के क्या किया गया है, भौगोलिक स्वरूप को दर्शाया गया है। भौगोलिक स्वरूप को दर्शाया गया है। अब भौगोलिक स्वरूप को कैसे दर्शाया गया है, तो इसमें क्या है, इसमें एक गोलाकार मुद्रा में
देखो किताबों में गोलाकार मुद्रा मिलता है, पर समचतुर्भुज के आकार की जो एक डायमंड आप देख सकते हैं, तो हीरे की आकार की आकृति होती है, जिसके मध्य में जो है हमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां, 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। इनके नीचे गंगा की 4 लहरों को दिखाया गया है। इन चोटियों में से मध्य में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंची है। तो राज्य चिन्ह जो हमारा है उसमें हमने देखा कि एक गोलाकार मुद्रा है और उसमें 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं। तो ये 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं जो इस प्रकार से हैं। तो जो सबसे ऊंची चोटी है, जो मध्य में बताई गई है कि जो बीच वाली चोटी है वो सबसे बड़ी है, तो ये नंदा देवी के रूप में है। नंदा देवी पश्चिमी होगी ये, क्योंकि राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी है। और इसकी हाइट आप नोट करते हुए चले 17 मीटर। इसके बाद आता है हमारे पास एक कामेट पर्वत, यहाँ पे दर्शाया गया है कामेट। तो कामेट की हाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी 56 मीटर, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे है सुनंदा पर्वत। तो ये 3 पर्वत यहाँ पे दर्शाए गए हैं हमारे राज्य चिन्ह में चोटियों के रूप में। अब इनके नीचे गंगा की जो 4 धाराएं दिखाई गई हैं, गंगा की इसके नीचे 4 धाराएं। तो इन 4 धाराओं में कौन कौन सी धाराएं हैं? तो एक इसमें गंगा को दर्शाया गया है। तो गंगा की यहाँ पे मैं लंबाई भी लिख रहा हूँ 96 किलोमीटर, देवप्रयाग से आगे गंगा होती है। इसके बाद इसमें यमुना दी गई है। तो यमुना यहाँ पर उत्तराखंड में 136 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रामगंगा दिया गया है, रामगंगा। अब रामगंगा हमारे उत्तराखंड में 2 आती है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो अभी हम पश्चिमी रामगंगा लेके चल रहे हैं, तो 155 किलोमीटर। यदि आप पूर्वी लेके चलेंगे तो 108 किलोमीटर जो है पूर्वी रामगंगा की लंबाई है। और इसके बाद हमारे पास है, रामगंगा के बाद आएगा हमारे पास लास्ट काली, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी होने वाली है, 252 किलोमीटर। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास राज्य चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा के अंतर्गत 3 पर्वत चोटियां दर्शाई गई हैं। उन तीनों में से जो मध्य वाली चोटी है वो अन्य 2 से क्या है, ऊंची है। उनके ठीक नीचे 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई हैं। उसमें हमने देखा गंगा, यमुना, रामगंगा और काली है। और अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारी ये 4 लहरें हैं, इनके ठीक मध्य में, मतलब जो बड़ी वाली चोटी है सबसे ऊंची, उसके ठीक मध्य में क्या हुआ है, अशोक की जो लाट है वो अंकित की गई है। तो आपको आगे नोट करना है, इनके मध्य में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट अंकित है। इसके नीचे मुंडकोपनिषद से ग्रहण किया गया। सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो
तो ये हमारा राज्य चिन्ह था, जिसमें क्या था, हमने गंगा की 4 धाराएँ देखी, पर्वत देखे। तो इन सभी से हमें क्या पता चलता है कि जो उत्तराखंड के जो भौगोलिक परिदृश्य है, उस पर यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है, तो ये था हमारा राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह में हमने देखा अशोक की लाट अंकित है, उसमें जो मुंडको उपनिषद से लिया गया, जो ये सत्यमेव जयते है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं राज्य प्रतीक चिन्ह। हमने देखे कि एक जो उत्तराखंड सरकार थी 1 अप्रैल सन 2001 को निर्धारित करती थी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारे राज्य पुष्प को। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प आप लोग हेडिंग बना लेना। हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे उसमें कि मध्य हिमालयी क्षेत्रों में, मध्य हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प ब्रह्म कमल, नाम क्या होगा इसका, ब्रह्म कमल, को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुष्प घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। तो ये हमारा ब्रह्मकमल जो है, उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मकमल बहुतायत पाया जाता है मध्य हिमालय क्षेत्रों में। तो इसी ब्रह्मकमल को उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, हमारा राज्य पुष्प घोषित किया है। ठीक है, तो जो हमारा राज्य पुष्प है, ये आप इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो नोट करते हुए चलना कि यह क्या है, एस्टरसी यह एस्टेरसी कुल का पौधा है, एस्टेरसी कुल का पौधा है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम काफी महत्वपूर्ण है, तो उसे नोट करेंगे। तो इसका लिखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम सोसुलिया अबवेलेटा, सोसुलिया अबवेलेटा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम। अब इसकी प्रजातियां देखते हैं, तो इसकी जो है, इसके राज्य में हम देख रहे हैं इसकी प्रजातियां, तो लिखेंगे आप राज्य में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और आप लिखेंगे फिर संपूर्ण विश्व में इसकी 210 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमारे पास हमने देखा राज्य में इसकी 24 प्रजातियां हैं और संपूर्ण विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां हैं, 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसके देखें, अगर हम ध्यान से इसके बारे में हम अगर पढ़ें, तो आप लिखेंगे इसके खिलने का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। तो लिखेंगे आप इस पुष्प के खिलने का समय जुलाई से सितंबर के मध्य मात्र 3 वर्ष
3 माह है, 3 माह है। तो इसके खिलने का जो समय है जुलाई से सितंबर के मध्य 3 माह तक होता है। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें, अब राज्य पुष्प के बारे में एक दो चीज़ें और हमें देखनी होती हैं। तो इसे जो है कश्मीर में गलगल कहा जाता है और नेपाल में इसे कहेंगे तो नेपाल इसे टोप गोला कहा जाता है। तो आगे हमने इसमें क्या पढ़ना है, आगे ब्रह्मकमल के बारे में हम अगर और देखें तो ब्रह्मकमल का जो पुष्प की ऊंचाई है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखेंगे यह 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचा पुष्प होता है, ऊंचा होता है 70 से 80 सेंटीमीटर तक ही ऊंचा हो सकता है। क्यों, ब्रह्मकमल का जो पुष्प है उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है। अब इस पुष्प को देखें तो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग। ठीक है, अब मुख्य रूप से उत्तराखंड में जो है फेंड कमल हो गया, कस्तूरी कमल और हमारा जो ब्रह्मकमल है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रजातियां मैंने आपको क्या बताई थी कि 24 प्रजातियां उत्तराखंड में हैं और 210 से अधिक इसके विश्व में प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसके बारे में आगे क्या है, तो जो ये हमारा ब्रह्मकमल है तो हमने इसको देखा कि इसकी ऊंचाई देखी। तो अब इसके बाद देखेंगे कि इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। पुष्प थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है तथा स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म कहा जाता है। तो हमने देखा कि पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो नाम इसका सौगंधिक पुष्प के नाम से है, और दूसरा हमने देखा कि स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म कहते हैं। अब कौल पद्म इसे कहा जाता है, तो इसके बाद इसके बारे में और क्या जानकारी होगी, तो हिमालयी पुष्पों का इसे सम्राट कहा जाता है। हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाने वाला यह पुष्प नंदा देवी को अति प्रिय माना जाता है। तो जब भी नंदा देवी राजजात हर वर्ष जो छोटी राजजात होती है तो उससे पहले ब्रह्मकमलों को लेने जाया जाता है। तो हिमालय पुष्प का सम्राट भी इसी को कहते हैं, और नंदा देवी को प्रिय अगर पुष्प पूछेगा कौन सा है तो ब्रह्मकमल। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद इसी के बारे में ये हो सकता है कि जो केदारनाथ स्थित भगवान शिव को इस पुष्प को अर्पित करने का विशेष महत्व है।
है। पूजा के पश्चात, जो केदारनाथ भगवान की जब पूजा होती है के पश्चात यह पुष्प प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है, प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। तो ब्रह्मकमल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। इसके बाद हम आगे देखेंगे ब्रह्मकमल को। तो केदारनाथ घाटी हो गई, और पिंडारी जो ग्लेशियर है उस घाटी में हो गया, और फूलों की घाटी में हो गया। तो ये वहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बहुतया अगर किन क्षेत्रों की बात करेगा तो आप लिखेंगे कि केदारनाथ फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, शिवलिंग बेस में यह पुष्प अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसके संबंध में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी ब्रह्मकमल के बारे में, जो हमारा राज्य पुष्प। अब इसके बीच इसके बाद इसमें दो फैक्ट आपको और नोट करने होते हैं। देखिए, जो ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है, रूप में खिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस पे किसी भी प्रकार की टहनी वगैरह नहीं निकलती है, ठीक है। इसके बाद एक अंतिम इसमें क्या होगा, देखिए ब्रह्मकमल जो है इसका औषधीय भी काफी महत्व है। इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें या जड़ों को, तो आप लिखेंगे इसकी जड़ों को पीसकर इसका लेप हड्डियों के उपचार में उपयोगी होता है। तो इसकी जो जड़ें हैं, उसका जो लेप है वो क्या होता है, हड्डियों के उपचार में उपयोगी होता है। तो ये था हमारा राज्य पुष्प, जो हमने देखा कि ब्रह्मकमल है। महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि यह मध्य हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। साथ में हमने देखा कि जुलाई से सितंबर के बीच जब इसके खिलने का जो समय है वो मात्र 3 माह है। फिर हमने देखा कि पुष्प गुच्छ के रूप में जो खिलने वाला पुष्प है ये बैगनी रंग का होता है। और साथ में हमने देखा कि उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां हैं और विश्व में 210 प्रजातियां हैं। हम साथ में रिवाइज कर रहे हैं जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो पाए। फिर मैंने आपको बताया था कि हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाने वाला ये पुष्प देवी नंदा देवी को क्या है, प्रिय है। और केदारनाथ स्थित भगवान शिव को ये पुष्प चढ़ाने का या अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। तत्पश्चात जब वहाँ पूजा होती है तो उसके बाद ये पुष्प जो है प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। ठीक हो गया। तो हमने अभी हिमालयी जो पुष्पों का सम्राट हम कह सकते हैं ब्रह्मकमल के बारे में पढ़ा। अब हम प्रतीक चिन्हों में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आगे हमें राज्य पक्षी पढ़ना है। वीडियो जरा लंबा होता है इसमें क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट इनमें ज़्यादा आते हैं, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। स्किप ना करें, कोई पॉइंट ऐसा छूट गया पता चला वो वही आगे एग्जाम में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी, पक्षी को गढ़वाली में क्या बोलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो कुमाऊनी और गढ़वाली जो शब्द हैं वो उत्तराखंड में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो जो मंझ कुमाऊं जो बोली जाती है, जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बोली जाती है, वहाँ पर पक्षी के लिए एक शब्द आता है पोथिल करके। और इधर अगर आप देखेंगे रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में तो वहाँ पर लू ऊ शब्द का ऊ जो हमारा स्वर है ना उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो जैसे वहाँ पे पोथिल शब्द प्रयोग हुआ तो यहाँ पर आप उसको पोथलू कर देंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि लू लू वाले शब्द जो है इधर इधर जैसे जैसे हम राज्य में पश्चिम की तरफ आते हैं
तो वहां पे गढ़वाली में जुड़ते जाते हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, राज्य पक्षी पढ़ रहे हैं। तो राज्य पक्षी क्या है, तो हमारा जो हिमालय हिमालय का मयूर के नाम से जाने जाने वाला मध्य हिमालयी क्षेत्रों में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला मोनाल राज्य सरकार द्वारा राज्य पक्षी घोषित किया गया है। राज्य पक्षी घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो राज्य पक्षी है वो कौन है, वो मोनाल है। ठीक है, अब देखें मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो या तो इसे मन्याल कहा जाता है या मुनाल। तो मन्याल या मुनाल भी क्या है, ये हमारा राज्य पक्षी मोनाल को ही कहा जाता है, स्थानीय भाषा में हो सकता है। हिमालय का मयूर भी इसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक नाम आप इसका लिखेंगे, वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, लोफोफोरस इम्पेजिनस नाम से इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो आपने ध्यान रखना है कि जो मोनाल पक्षी है इसकी राज्य में 4 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं, तो 4 प्रजातियां इसकी मुख्यतः उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और उसको अगर आप नोट भी करना चाहते हैं तो उसमें से कुछ है, जैसे एक ल्यूरी करके आती है, ठीक है, एक आता है लोफोफोरस एंस, एक आता है स्केलेटरी, एक ये है, और एक प्रजाति इसकी और आती है। तो 3 मुख्य से आप इनको ध्यान रखना। ठीक है, ये राज्य में मोनाल की क्या है, प्रजातियां। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मोनाल पक्षी में आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है महत्वपूर्ण, इसमें पक्षी 2 प्रकार का पाया जाता है। एक आपका मोनाल हो गया और एक पाया जाता है डफिया। तो आपको लिखना है कि मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, जिसमें मोनाल मादा तथा डफिया नर है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मोनाल है वो मादा पक्षी है और डफिया क्या है, नर पक्षी है, और मोनाल में ही हम इन दोनों पक्षियों को पढ़ते हैं। इसके बाद जो है आप नोट करते हुए चलिएगा सभी चीजें। तो जो मोनाल पक्षी है ये कभी भी घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये अंडे पहाड़ या पेड़ों की जो छिद्र होते हैं उनमें ये अंडे देते हैं। तो आप लिखेंगे कि यह पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, अपितु चट्टानों या पेड़ों के
छिद्रों में अंडे देता है, देती है। ठीक हो गया। तो ये मोनाल पक्षी क्या नहीं बनाता है? घोंसला। अब इसका जो प्रिय जो भोज्य पदार्थ होगा उसमें वैसे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, बट ये आलू जो है, आलू इसको काफी प्रिय माना जाता है, आलू। तो ये आलू की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मोनाल पक्षी। अब इसमें जो नर पक्षी होगा, जो डफिया है, डफिया के सर पर एक कलिंग होती है, तो आप लिखेंगे रंगीली कलिंग। नर पक्षी के सर पे क्या होती है? रंगीली एक कलिंग होती है। ठीक हो गया। तो मोनाल पक्षी हमने पढ़ा। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि हिमालय का ये मयूर कहलाता है। स्थानीय भाषा में मैंने आपको इसके नाम बताए थे, मन्याल या मुनाल। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक, तो ये राज्य पक्षी था हमारा। राज्य पक्षी के बारे में हमने इतनी चीजें पढ़ी है। इसके बाद राज्य पक्षी के बारे में हम और जो भी देखेंगे, जैसे हमारे पास दो फैक्ट ये होंगे कि जो राज्य हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का यह राज्य पक्षी है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तथा नेपाल का क्या है? ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी। इसके बाद आईयूसीएन की रेड डाटा जो बुक है, रेड डेटा जो बुक है, वहां पे मोनाल पक्षी को का नाम जो है उसकी प्रथम श्रेणी में आता है, प्रथम श्रेणी। देखो आईयूसीएन क्या करता है, विश्व के ऐसी प्रजातियों जो किसी भी पक्षी की हो या किसी भी जीव जंतु की या किसी भी वनस्पति की ऐसी प्रजाति जो विलुप्ति की कगार पर आ गई हो, तो आईयूसीएन की एक रेड डाटा बुक आती है, ये उनका उल्लेख करता है। आईयूसीएन की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, एक विश्व स्तरीय एक संस्था है। तो ये वाला फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें मोनाल पक्षी को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो मोनाल पक्षी के बारे में हमने मुख्य चीजें क्या पढ़ी कि यह हिमालय का क्या है? मयूर इसके नाम को कहा जाता है। और हमने इसके बारे में देखा कि ये घोंसला नहीं बनाता है। हमने देखा कि आलू की इसकी क्या है, जो इसका आलू है वो प्रिय भोजन। ठीक है, तो ये हमने देखा राज्य पक्षी के बारे में। आप सभी चीजों को नोट करके एक बार पुनः इसको लिखने का प्रयास करें, अपने आप से अपने स्तर से तैयार करें। और यहाँ पे कोई भी जो है, अब मैंने आपको जो है थ्योरी के माध्यम से बताया है, यदि कथन और कारण वाला क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे भी कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब आज का हम अंत एक और ले लेते हैं, फिर बाकी के जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम उसे अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो अभी हम राज्य गीत ले लेते हैं। राज्य गीत जो एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो क्या है, तो आप नोट करते हुए चलिएगा। उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, इसकी जो रचना की है, ये गीत किसने लिखा है? तो आप लिखेंगे हेमंत बिष्ट। हेमंत बिष्ट द्वारा ये रचित। कब? तो लिखेंगे 6 फरवरी सन 2016। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे इस जो गीत राज्य गीत चयन जो समिति थी, पूरा लिख लेंगे, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष, तो वो कौन होंगे? लक्ष्मण                                                                                                                  सिंह बटोही।
लक्ष्मण सिंह बटोही। इसके बाद आप इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो राज्य गीत है वो गाया किसने है, तो नरेंद्र सिंह नेगी है, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा अनुराधा निराला निराला। तो ये राज्य गीत था जो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है 6 फरवरी 2016 को। इसे हमारा जो राज्य गीत है वो एक समिति द्वारा चयनित किया गया था। तो उस समिति के अध्यक्ष हमने देखे कौन है, लक्ष्मण सिंह बटोही है। तो आज के वीडियो में जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट करे हैं, आप उन सभी टॉपिकों के नोट्स बनाएं और रिवाइज करके आइएगा। अगले वीडियो में मैं राज्य चिन्हों को समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हैं तो एक वीडियो में उसे कंप्लीट करना और अच्छे से कंप्लीट कर पाना थोड़ा टफ है। तो एक वीडियो और उसमें लगेगा, तो उसके बाद हम हिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।